Good morning, my dear students. Today I am going to teach you extra English class, and the subject will be grammar. The name of the chapter is auxiliaries. The name of the chapter is auxiliaries, and it is also known as helping verb. It is also known as helping verb. Now see the definition of that very verb. Definition: the verb that help main verb in forming tense, mood, voice and other required expressions are called as auxiliaries verb. मतलब क्या है कि ऐसी क्रियाएं जो मेन वर्ब के साथ आती हैं, वैसे वर्ब जो मेन वर्ब के साथ आकर उसको टेंस, मूड और वॉइस बनाने में मदद करती हैं, साथ ही साथ अपने मनोनुकूल अभिव्यक्ति की रचना करने में मदद करते हैं, उसे ही हम ऑक्सिलियरीज या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो अब देखिए कि इसमें किन किन बातों पर जोर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि टेंस को बनाने में मदद करता है, फिर मूड को बनाने में मदद करता है और वॉइस को बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ आपको जो मनोनुकूल कोई सेंटेंस की रचना करनी है तो उसमें भी ये ऑक्सिलियरीज मदद करता है। अब हम एक एक करके बढ़ते हैं। जैसे कि टेंस है, टेंस के बारे में आप लोग सभी कोई जानते हैं कि टेंस क्या होता है। दूसरी बात आती है मूड और फिर तीसरी बात आती है वॉइस। तो वॉइस के बारे में भी जानते हैं और मूड के बारे में लगभग कम लोग जानते हैं। मूड में क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो मूड का मतलब अवस्था से होता है। ठीक उसी प्रकार वर्ब का भी अपना मूड होता है, वर्ब की अपनी अवस्था होती है कि वर्ब किस रूप में है, वर्ब के द्वारा हम क्या जानना चाहते हैं, वर्ब क्या कहना चाहता है, तो उसे हम मूड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मूड में अब 3 तरह के मूड होते हैं: इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। इंडिकेटिव ये मूड हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर दे रहे हैं इसलिए कि मूड समझने में दिक्कत होती है। तो अब मूड जो क्या होता है, इंडिकेटिव मूड जो होता है जो स्टेटमेंट और क्वेश्चन को दर्शाता है, तो उसे इंडिकेटिव मूड कहते हैं। जैसे कि द रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, राम रीड्स डेली, तो ये सब की है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये सब क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन तो आप लोग समझते हैं कि हाउ मच इज राइस टुडे, व्हेन यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तो ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इम्परेटिव मूड क्या होता है, जैसे कि कोई ऑर्डर हुआ, एडवाइस हुआ या रिक्वेस्ट हुआ, तो ऐसे सब सेंटेंस को जो डिनोट करता है उसको इम्परेटिव मूड कहते हैं। जैसे ऑर्डर में हुआ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और ये हुआ जैसे कि हेल्प द पुअर, एडवाइस हो गया, प्लीज़ गिव मी सम मनी, ये रिक्वेस्ट हो गया। उसी तरह से फिर सब्जेक्टिव मूड होता है, और सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है जैसे हम अपना विश या डिजायर व्यक्त करते हैं तो उस समय वो सब्जेक्टिव मूड में होता है। विश जैसे मे यू लिव लॉन्ग हुआ, गॉड ब्लेस यू वगैरह, ये सब विश में आता है और डिजायर में भी आता है। तो ये सब सारे मूड को भी बनाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ वॉइस को बनाने में मदद करते हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अब देखिए कि ये कितने टाइप्स होते हैं। ये ऑक्सिलियरीज 2 टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिलियरीज क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं। अब जैसे पहला है प्राइमरी ऑक्सिलियरी और दूसरा है मोडाल्स। पहला प्राइमरी ऑक्सिलियरी है और दूसरा है मोडाल्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी को भी देखिए कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी के भी 3 काइंड्स होते हैं। इसको 3 भागों में सहूलियत के लिए हम बांटते हैं। सबसे पहले हो जाता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में आता है एम, इज, आर, बिंग, वाज, वर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें आते हैं, यानी एम, इज, आर, बिंग, वाज, वर, ये वर्ब टू बी में आते हैं। वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड, और वर्ब टू डू में डू, डज, डिड, ये 12 होते हैं। इसकी संख्या 12 होती है। अब थोड़ा सा हम ये जानें, अब देखिए कि ये मोडाल्स के कौन कौन भेद होते हैं। मोडाल्स ये जो होते हैं, अब इसको जैसे ले लीजिए कैन, कुड, मे, माइट,
will, would, shall, should, used to, must, need और डेयर। इसकी भी संख्या 12 होती है। ये मॉडल्स की भी संख्या 12 होती है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, यानी कुल मिलाकर के 24 होते हैं। अलग अलग बुक्स में इसकी संख्या कुछ अलग अलग होती है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये 12 ही होते हैं। अब है कि हम थोड़ा सा इसके यूज पर ध्यान दें कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी जो होती है तो एम, इज, आर, बीइंग, वाज, वर का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब सिंपली ये जानिए कि एम, इज, आर का प्रयोग जो होता है, एम, इज, आर, इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आप ये जानते होंगे कि किसी सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। हम यहाँ दो बात बताना चाहते हैं कि देखिए भर्ब दो तरह के होते हैं। सिंपली ऐसे बहुत तरह के भर्ब्स होते हैं, वो उसकी चर्चा करना भी हमारा विषय नहीं है। लेकिन अब है कि एक ऐसे भर्ब्स होते हैं जो कि जिसमें एक्शन होता है, और दूसरे टाइप के ऐसे भर्ब्स होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन वाले भर्ब के साथ हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं, V1 या V5 लगाते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम कुछ काम कर रहा है। सीता गोज़ टू मार्केट, सीता बाजार जाती है। तो इस तरह से इसमें कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है। चिल्ड्रन प्ले इन द प्लेग्राउंड, बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हैं, इसमें भी कुछ न कुछ काम हो रहा है। लेकिन फिर दूसरे तरह के कुछ ऐसे भर्ब्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन नहीं होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि डायमंड इज कॉस्टली। डायमंड क्या होता है, वो कीमती होता है, महंगा होता है। द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज एक अच्छा फूल है। राम इज ए स्ट्रॉन्ग, राम मजबूत है। फार्मर्स आर लेबोरियस, किसान मेहनती होते हैं। तो इन वाक्यों में देखिए डिफरेंस, देखिए पहले वाक्य में पहले जो हमने बताया कि जिसमें कुछ न कुछ एक्शन होता है तो उसमें V1 यानी लगता है कि इसके साथ फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ V1 आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 आता है, जो कि एक्शनफुल वर्ब्स हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, उसके साथ हम एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं। अब ये एक बीइंग आ जाता है। बीइंग क्या है, जैसे पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव टू पैसिव होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज़ रीडिंग ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, इस तरह से बीइंग का प्रयोग होता है। उसी तरह से वाज वर का भी प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है, जहाँ की कोई एक्शन ना हो, एक्शन नहीं हो। जैसे कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था। यहाँ सिर्फ ये सिंपली कहा जा रहा है कि एक राजा था। फार्मर्स वर वेरी लेबोरियस, किसान बहुत मेहनती थे। इस तरह से वाज वर का भी प्रयोग होता है। तो अब देख लीजिए कि फिर वर्ब टू हैव में क्या होता है, हैज, हैव, हैड। और हैज, हैव से क्या बोध होता है, इससे ऑनरशिप का बोध होता है। जैसे कि मान लिया जाए ये मतलब कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब देखिए यहाँ पर ये हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड जो है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब के रूप में। एक बात मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि सारा कुछ हमारे प्रयोग पर निर्भर करता है कि कौन ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में अब क्या है, जैसे हम कहते हैं ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, यहाँ एक ही वर्ब है, इसलिए ये मेन वर्ब हो गया। लेकिन उसमें यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका उपयोग करते हैं कि जैसे कि द बॉय हैज़ डन हिज वर्क, लड़के ने अपना काम किया है, तो यहाँ हैज आपको हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम किया है, तो यहाँ पर भी हैव आपको ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। लेकिन अंतर सिर्फ थोड़ा सा है कि किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आवे तो उसमें वो मेन वर्ब हो जाता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले नहीं करता है। उसी तरह जैसे एम है, इज है, आर है,
जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में है। लेकिन आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर एम हो गया ऑक्सिलियरी। ठीक उसी तरह से ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो इसमें वो मेन वर्ब हो गया ही इज़ डूइंग हिज ओन वर्क, वह अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो ऑक्सिलियरी हो गया। अब हम फिर हैव, हैज, हेड पर बढ़ते हैं। तो हैज में क्या है कि सिर्फ हैज यदि रहेगा, जहाँ ऑनरशिप का बोध होगा, तो वहाँ पर वो मेन वर्ब के रूप में होगा। और यदि यही मेन वर्ब के रूप में आएगा, जैसे मैंने कहा कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम किया है, तो यहाँ पर ये ऑक्सिलियरी वर्ब में होगा। जैसे हैड, ही हैड सम कॉज, उसके पास कुछ गायें थीं, तो यहाँ पर ये हैड क्या हो गया, मेन वर्ब के रूप में हो गया। लेकिन ही हैड ऑलरेडी ड्रंक मिल्क, उसने पहले से ही दूध पी लिया था, तो यहाँ पर हैड क्या है, ये ऑक्सिलियरी के रूप में आता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज करें और कहाँ पर हम उसको ऑक्सिलियरी के रूप में यूज करें। अब देखिए फिर डू डज डिड को, डू डज डिड ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे ये यूज करते हैं। जैसे डू यू लाइक फिश, डू यू लाइक फिश, यहाँ पर लाइक मेन वर्ब है और ये डू जो है आपको ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में है। डज शी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गाती है, तो यहाँ पर डज क्या हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सिलियरी के रूप में होता है। डिड ही नो एवरीथिंग, क्या वह हर चीज़ जानता था, तो इस तरह से ये हो जाता है कि वो मतलब कि ये डू डज डिड का प्रयोग जो होता है, ये भी निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, या तो ऑक्सिलियरीज के रूप में या मेन वर्ब के रूप में। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी हो गया। अब हम मोडाल्स की तरफ बढ़ते हैं और ये समझिए कि मोडाल्स जो होता है तो उसको कैसे हम लोग जानेंगे, उसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए कि मोडाल्स जो होते हैं ये हमने बता दिए कि ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू, मस्ट, नीड वगैरह, ये क्या होते हैं, ये सारे मोडाल्स हैं। अब एक एक करके उसका यूज हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि कैन का यूज हम कैसे करते हैं। तो कैन क्या है, कैन आपको एक मोडाल है और इसमें क्या होता है कि कैन के साथ हमेशा जो भी आएगा, जितना भी मोडाल्स है, उसके बाद यदि हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो ऑलवेज V1 में ही आता है। ये इसकी विशेषता होती है। वैसे मतलब वर्ब V2 आता है, V3 आता है, ING लगता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी मोडाल्स होते हैं उसके साथ जो हम प्रयोग करते हैं तो ऑलवेज V1 आता है। ये तो रूल की बात हुई। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेज क्या है कि कैन को हम कैसे यूज करते हैं। पहले है सबसे फर्स्ट ऑल टू शो कैपेसिटी, टू शो कैपेसिटी। अब कैपेसिटी को शो करने के लिए हम ये इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि कैपेसिटी को हम कैसे दिखाते हैं, तो इसको दिखाने के बहुत तरीके हैं। तो अब है कि ये, अब जैसे उसको उदाहरण से समझ सकते हैं। आई कैन रीड विदाउट ग्लास, मैं बिना चश्मा के देख सकता हूँ, ये कैपेसिटी है। ही कैन डिफीट हिम, वह उसे हरा सकता है। अब देखिए कि मैंने ये कहा कि कैन के बाद ऑलवेज V1 आता है, कैन के बाद रीड आया है और यहाँ भी ही आया है थर्ड पर्सन, लेकिन कैन में कोई अंतर नहीं पड़ा है। उसके बाद डिफीट आया, ही कैन डिफीट हिम, वह उसको हरा सकता है, उसमें कैपेसिटी है। इस तरह से कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी, ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं और इसको दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो दे कैन
run 5 miles at a stretch. वे लोग एक दम में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। अब वे का मतलब किससे है? मतलब कोई रनर से है जो कि प्रैक्टिस करता है दौड़ने की। तो जो दौड़ने की प्रैक्टिस करता है तो वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो दौड़ सकता है। इसलिए उन लोगों को ऐसी क्षमता है कि वो लोग 5 किलोमीटर एक दम में दौड़ सकते हैं। ये कैपेसिटी का बोध होता है कोई भी व्यक्ति का, वो कैपेसिटी का बोध होता है, तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है। अब है इसका दूसरा प्रयोग देखिए कि कैन का थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल दूसरा क्या है? थ्योरेटिकल। पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना। इसको क्या कहते हैं? सैद्धांतिक संभावना। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल से इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। बिजली खतरनाक हो सकती है। कैसे? यदि कि हम उसको मिस हैंडल करें तो। पेट्स कैन बी ट्रबलसन। पेट्स कैन बी ट्रबलसम। मतलब कि जितने पालतू जानवर, जैसे कि हम लोग कोई जानवर को पालते हैं, जैसे कुत्ते को, बिल्ली को, या और भी रैबिट को, खरगोश को, तो वो कभी कभी घातक भी हो जाते हैं। जैसे शेर को हम लोग पालते हैं तो कभी कभी उसको जब खून की लत लग जाती है तो वो हम ही को मारना चाहता है। इसलिए पेट्स कैन बी ट्रबलसम, मतलब पालतू जानवर कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। ये क्या है? ये थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है, सैद्धांतिक संभावना है। संभावना का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से वो सच ही होगा, वो राइट और रॉन्ग कुछ भी हो सकता है। जिसका हम अनुमान किए हैं उसे बियॉन्ड भी जा सकता है, उससे अंडर भी जा सकता है। इसलिए ये पॉसिबिलिटी के रूप में कहा गया है, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। अब ये देखिए तीसरा इसका उपयोग क्या है कि ये तीसरा में क्या है कि टू शो हैबिट। टू शो हैबिट दिखाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए ए चीटर कैन चीट एनीबॉडी। तो एक चीटर क्या है? वो किसी को चीट कर सकता है। ए लायन कैन ईट एनीबॉडी। एनी बॉडी मतलब किसी भी आदमी को या जानवर को, किसी को भी ये लायन खा सकता है। लायन में ये इसका हैबिट होता है कि हैबिट, और उस हैबिट को, जो हैबिट होता है वो लगभग आदमी का नेचर बन जाता है और उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो ए चीटर कैन चीट एनीबॉडी, ए लायन कैन ईट एनीबॉडी, मतलब एक लायन किसी को खा सकता है। इस तरह से ये कैन का प्रयोग हो गया। अब देखिए कि ये कुड का प्रयोग। अब कैन का पास्ट जो कुड होता है। अब कुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो अब जैसे इंट्रोगेटिव, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहता है तो वहाँ कैन का कुड हो जाता है। जैसे ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी। उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकता था। इनडायरेक्ट
नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है, कैन का प्रयोग, कैन को बदल के हम कुड में कर देते हैं। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड में हुआ क्या कि अब देखिए कि कुड जो होता है कि कैन का पास्ट रूप है और कुड एक मॉडल्स भी है। अब देखिए कि परमिशन लेने के अर्थ में हम मे का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं और उड का भी प्रयोग करते हैं। और सिंपली कैसा होता है, ये प्रचलन में है कि मे का प्रयोग हम करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। लेकिन यदि कुड का प्रयोग करते हैं तो कुड का मतलब ये है कि ये हाई पोलाइटनेस को शो करता है, बहुत ज़्यादा विनम्रता को शो करता है। टू शो हाई पोलाइटनेस, टू शो हाई पोलाइटनेस, अत्यधिक विनम्रता को शो करने के लिए यहाँ हम कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कुड आई टेक योर पेन, टेक योर बाइक फॉर वन डे। यहाँ पर हम मे भी कह सकते थे, मे आई टेक योर बाइक फॉर वन डे, क्या मैं आपकी गाड़ी एक दिन के लिए ले सकता हूँ। लेकिन कुड से यहाँ क्या पता चलता है कि निहायत विनम्रता का बोध होता है। हम अति विनम्र होकर किसी से याचना कर रहे हैं कि कुड आई टेक योर बाइक फॉर वन डे, क्या मैं आपकी गाड़ी एक दिन के लिए ले सकता हूँ। तो इसी तरह से कुड का और भी एप्लीकेशन हो सकता है, जो भी दीजिए। तो कुड आई इंटर इनटू क्लास, सर। तो इस तरह से क्या है कि कोई परमिशन ले रहा है और बहुत निहायत विनम्रता से वो टीचर से परमिशन ले रहा है कि क्या मैं क्लास में प्रवेश कर सकता हूँ सर। इस तरह से ये कुड का भी प्रयोग होता है। अब देखिए कि ये कुड का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं कि कुड, अब है कि कुड से पॉसिबिलिटी का भी बोध होता है। तो ये तीसरा क्या हो गया, टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना का भी बोध होता है इससे। अब संभावना क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि ही कुड बी हिज फादर, मतलब यहाँ संभावना होता है, ये पूरी तरह से सच हम इसको नहीं मान सकते हैं कि वह उसके पिता हो सकते हैं। ही कुड बी ए टीचर, वह एक शिक्षक हो सकते हैं या वे एक शिक्षक हो सकते हैं। इस तरह से मतलब कि कुड का प्रयोग अब होता है। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि अब देखिए कि मे का प्रयोग कैसे होता है और फिर आगे हम बताएंगे। हालांकि वैसे ये चैप्टर एक दिन में समाप्त नहीं होने वाला है और दूसरे दिन भी हम इसको फिर जो आधा पार्ट बच जाएगा उसको हम देंगे। लेकिन अभी मे और माइट का पहले प्रयोग देखिए। अब मे का देखिए, मे जो होता है, मे का मतलब होता है सकना, कैन का मतलब भी सकना, लेकिन सबों का एप्लीकेशन अलग अलग होता है। कैन का जैसे हमने बताया कि क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी दिखाने के काम में आता है। मे का क्या ये होता है, ये सिंपली ये किसी चीज़ के परमिशन के रूप में यूज किया जाता है। टू टेक परमिशन, ये परमिशन के अर्थ में, जैसे आप सभी कोई जानते हैं, मे आई कम इन सर, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई टेक योर पेन, टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। इस तरह से ये मे का प्रयोग
यानी सिंपल रूप में हम परमिशन लेने के अर्थ में अब करते हैं। अब फिर देखिए कि इसका दूसरा प्रयोग क्या होता है। मे का दूसरा प्रयोग देखिए कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने में, टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब कि अब पॉसिबिलिटी एक दो तरह की होती है, एक वीक पॉसिबिलिटी, दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा मजबूत रहे, ज़्यादा अफर्मेटिव रहे, तो वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे माई ब्रदर मे कम टुमारो, मेरा भाई कल आ सकता है। इट मे रेन टुडे, मतलब है कि आज वर्षा हो सकती है। तो अब देख लीजिए कि क्या होता है कि दोनों से संभावना का बोध होता है। माई ब्रदर में कम टुमारो, मेरा भाई कल आ सकता है, लेकिन अधिकतर संभावना है, ज़्यादा संभावना है। इट मे रेन टुडे, मतलब कि आज वर्षा हो सकती है, मतलब वेदर ऐसा लग रहा है जिससे कि मैक्सिमम चांस है कि वर्षा हो सकती है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अब इसके आगे भी देखते जाइए कि क्या होता है। मे का प्रयोग टू शो पर्पस, उद्देश्य दिखाने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अब पर्पस क्या है कि मतलब कि कोई भी आदमी काम करता है तो उसके पीछे उसकी कामना यही रहती है, उसकी इच्छा, उसका विश यही रहता है कि इस काम में हमको फल मिले। अब जैसे स्टूडेंट्स लेबर हार्ड सो दैट दे कैन गेट गुड रिजल्ट। स्टूडेंट्स लेबर हार्ड सो दैट दे कैन गेट गुड रिजल्ट, मतलब स्टूडेंट्स यानी छात्र कठिन मेहनत करते हैं जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। उसके पीछे उसकी कामना क्या रहती है कि वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो अब जैसे वी ईट सो दैट वी eat so that we may remain alive, अब क्या मतलब होता है कि we eat so that we may remain alive, हम लोग इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रह सकें। हम लोग इसलिए खाते हैं। अब देखिए खाने का उद्देश्य क्या है कि जिंदा रहना। इंसान जब तक खाएगा नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। और यहाँ भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लेबर करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। तो ज़्यादा लेबर करने का मतलब होता है कि वो अच्छा रिजल्ट चाहता है, पर्पस है अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना। और यहाँ भी है वी ईट सो दैट वी मे रिमेन अलाइव, हम लोग इसलिए खाते हैं कि हम लोग जिंदा रह सकें। अब इस तरह से ये होता है। अब आगे भी देखिए कि इसका प्रयोग और कैसे हम करते हैं। तो ये अब 4 नंबर में देखिए, ये क्या है कि अब टू शो आवर विश, मतलब कि अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम मतलब कि मे का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, मे यू लीव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो गए।
आप दीर्घजीवी होवें। मे गॉड ब्लेस यू, मतलब क्या है, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो इसमें हमारी भावना, हमारी इच्छा का बोध होता है। टू शो विश, कर्स भी दे सकते हैं, कर्स। तो अब जैसे मे यू डाई, मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो इस तरह से क्या है कि हम किसी के प्रति बुरी कामना व्यक्त करते हैं कि तुम मर जाओ। तो इस स्थिति में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि अब माइट का प्रयोग देखिए कि माइट का प्रयोग कैसे होता है। अब माइट का देखिए, माइट। अब मे का पास्ट टेंस क्या होता है कि माइट होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है और इसको भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मे के से माइट में बन जाता है, वो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अब इसका मेन देखिए कि यहाँ भी परमिशन लेने के अर्थ में हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया मे का, माइट का, वुड का, कुड का, ये सब सारा प्रयोग हम कर सकते हैं। अब माइट का पहले ये देखिए कि ये परमिशन, माइट आई कम इन सर, टू टेक परमिशन। टू टेक परमिशन। अब क्या होता है कि परमिशन लेने के अर्थ में, जैसे एग्जाम्पल में हुआ माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। यहाँ परमिशन है और माइट से अब कुछ भी परमिशन ले सकते हैं। माइट आई प्ले इन द फील्ड, सर क्या मैं फील्ड में खेल सकता हूँ सर। तो इस तरह से परमिशन के अर्थ में हम माइट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि लेस पॉसिबिलिटी, टू शो लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कि टू शो लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम जैसे बताए थे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का प्रयोग होता है और माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है लेकिन वर्षा होने की कम संभावना है। माय ब्रदर माइट कम टुमारो, मेरा भाई आज आ सकता है। तो अब देख लीजिए कि दोनों में संभावना है, दोनों का प्रयोग मे की ही तरह किया गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में कि मे से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का बोध होता है और माइट से लेस पॉसिबिलिटी का बोध होता है। इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है लेकिन वर्षा होने की कम संभावना है। वैसे वर्षा होने के आसार नज़र कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि आज वर्षा हो सकती है। उसी तरह से माई ब्रदर माइट कम टुमारो, मेरा भाई कल आ सकता है, मेरे भाई के कल आने की ज़्यादातर संभावना है। तो यहाँ तक ही आज रहने देते हैं। और क्या है कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसके लिए मतलब नेक्स्ट डे हम इसको पूरा करेंगे क्योंकि एक ही दिन पूरा करने में शायद ठीक नहीं होगा। और इस चैनल को देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। और ठीक है, दूसरे दिन हम इसको रेस्ट पार्ट पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।